हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होगे। और लास्ट क्लास में हमने देखा था गद्य शिक्षण विधि। गद्य शिक्षण विधि क्या होता है, उसकी विधियाँ कितनी होती हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ें मैंने कंप्लीट की थी। अगर जिसने भी वो चीज़ ना देखी हो, वो क्लास ना देखी हो, प्लीज़ वो क्लास पहले देख ले। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। अब स्टार्ट करते हैं पद शिक्षण। पद शिक्षण क्या होता है? पद शिक्षण को ही काव्य या कविता बोलते हैं। पद शिक्षण को काव्य या कविता विधि बोलते हैं। और इसका संधि विच्छेद होता है, पद प्लस यत। अब देखेंगे कुछ जानकारी। पद भाषा संस्कृत की पद धातु से बना है। पद संस्कृत की पद धातु से बना है। पद का प्रथम दर्शन ऋग्वेद में मिलता है। पद का प्रथम दर्शन, जो सबसे पहले पद को देखा गया था वो ऋग्वेद में देखा गया था। तो पद का प्रथम दर्शन ऋग्वेद में मिलता है। और आपको मैंने बताया था कि गद्य का प्रथम दर्शन यजुर्वेद में मिलता है। लास्ट क्लास में बताया था कि गद्य का प्रथम दर्शन यजुर्वेद में मिलता है और पद का प्रथम दर्शन ऋग्वेद में मिलता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, संपूर्ण पदात्मक वेद सामवेद है। जो सामवेद है वो संपूर्ण पदात्मक वेद है। ओके। अब देखेंगे कविता काव्य पद शिक्षण विधियाँ। इसकी विधियाँ, जो पद की शिक्षण विधियाँ देखेंगे। सबसे पहली होती है गीत प्रणाली, दूसरी होती है नाट्य प्रणाली, उसी को अभिनय प्रणाली भी कहते हैं। तीसरी होती है शब्दार्थ कथन प्रणाली, और फिर होती है प्रश्नोत्तर प्रणाली, जिसे खंडान्वय प्रणाली कहते हैं। फिफ्थ होती है आपकी व्याख्या प्रणाली, इसी को व्यास प्रणाली या तुलना प्रणाली या समीक्षा प्रणाली भी मानते हैं। इसकी प्रविधियाँ होती हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम गीत प्रणाली क्या होती है। गीत प्रणाली प्राथमिक स्तर पर प्रयोग की जाती है। इस विधि में शिक्षक स्वयं कविता पाठ करके छात्रों से स्वस्वर वाचन करवाता है। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं। इस विधि में छात्र रुचि लेते हैं। जहाँ छात्र सक्रिय रहते हैं और रुचि लेते हैं, वह विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। आपको बताया था लास्ट क्लास में, जिसमें बच्चे सक्रिय हों, अंतर्क्रिया करें एक दूसरे के साथ, शिक्षक के साथ अंतर्क्रिया करें, तो वह और रुचि लें, तो वह पद्धति मनोवैज्ञानिक पद्धति होगी। वह विधि मनोवैज्ञानिक विधि होगी। मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी? जिसमें कि छात्र रुचि ले और अंतर्क्रिया करें, सक्रिय रहें, तो वह विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। और गीत विधि क्या होती है? इस विधि में शिक्षक स्वयं कविता पाठ करके छात्रों में सस्वर वाचन करवाते हैं। जैसे कोई भी कविता पढ़ता है टीचर, कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, और वो कविता पहले पढ़ता है, उसके बाद बच्चे सभी लोग सस्वर वाचन करते हैं। इसी को गीत प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नाट्य प्रणाली या अभिनय प्रणाली। नाट्य प्रणाली या फिर अभिनय प्रणाली। इस विधि में शिक्षक लय यति गति के माध्यम से शिक्षक गीत के साथ साथ अभिनय भी प्रस्तुत करता है। इसमें कि गीत तो गाता ही है, साथ साथ गीत भी गा सकता। लय यति क्या, जो थोड़ा रुकते हैं ना बीच में, आपने अलंकार पढ़े होंगे, तो जो थोड़ा सा रुका जाता है बीच में, छंद अलंकार आपने पढ़े, तो उसको यति बोलते हैं। और गति के माध्यम से शिक्षक गीत के साथ साथ अभिनय मीन्स नाटक, गीत के साथ साथ वो अभिनय भी करता है। इसको नाट्य प्रणाली या अभिनय प्रणाली कहते हैं। अभिनय प्रणाली देखो, इसके 4 अंग होते हैं, एक कायक, एक वाचिक, सात्विक और आहार। कायक क्या होता है? जो शारीरिक क्रिया करके जो नाटक किया जाता है उसको कायक बोलते हैं। वाचिक बोलते हैं जो बोलकर नाटक किया जाता है, जो बोलकर अभिनय किया जाता है, उसको वाचिक बोलेंगे। सात्विक को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर पूछा जाए अभिनय का कौन सा प्रकार सर्वश्रेष्ठ है, तो सात्विक जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद देखें आहार क्या होता है। जो वेशभूषा के साथ जो नाटक किया जाता है, जैसे अगर रावण दहन होता है
तो रावण की जो लोग होते हैं नाटक करते टाइम रावण की कॉस्ट्यूम पहनते हैं, राम जी की कॉस्ट्यूम पहनते हैं और इंद्रधनुष ये सब धनुष वगैरह लेते हैं, तो वो सब क्या हो गया, वो आपका आहार वेशभूषा बना के जो नाटक किया जाता है उसे आहार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे गीतान्वय या नाट्य विधि, ये प्रमुख मानी जाती है। जो गद्य की प्रणाली है, पद्य की प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ जो प्रमुख है वो गीतान्वय या नाट्य अभिनय माना जाता है। अब देखेंगे शब्दार्थ कथन प्रणाली क्या होता है। शब्द प्लस अर्थ, इसका संधि विच्छेद होता है शब्द प्लस अर्थ। इस विधि में शिक्षक एक पंक्ति पढ़ाकर उससे संबंधित शब्दों का अर्थ बताता है। शब्दों का अर्थ बताने से छात्रों को शब्दार्थ तो ग्रहण हो जाता है, परंतु छात्र कविता का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति सौंदर्यानुभूति पूर्ण नहीं हो पाता है। यह विधि माध्यमिक स्तर हेतु अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, ये माध्यमिक स्तर हेतु होती है, प्राथमिक स्तर हेतु अधिक उपयोगी नहीं होती है। देखते हैं इसमें इस विधि में एक पंक्ति पढ़ाकर उससे संबंधित शब्दों का अर्थ बताता है। शब्दों का अर्थ बताने से छात्रों को शब्दार्थ तो ग्रहण हो जाता है, परंतु छात्र कविता का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति सौंदर्यानुभूति पूर्ण नहीं हो पाता है। यह विधि माध्यमिक स्तर हेतु अधिक उपयोगी होती है। फिर देखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर प्रणाली, इसी को खंडान्वय प्रणाली भी कहते हैं। जो प्रश्नोत्तर प्रणाली होती है इसी को खंडान्वय प्रणाली कहते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों से कविता पाठ में आए साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछता है और साहित्य प्रश्नों में छात्र रुचि लेते हैं और सक्रिय भी रहते हैं, अतः विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। आपको बताया था कि जो जहाँ पे छात्र सक्रिय भी हो और रुचि भी लो वह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन आपका आएगा प्रश्नोत्तर विधि कैसी विधि है, तो आपका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, आपको बस ये सोचना है कि जिसमें प्रश्नोत्तर विधि, अगर प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है जिसमें प्रश्न किया था आंसर होता है, तो उस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं और रुचि भी लेते हैं, इसलिए वो क्या होगी, मनोवैज्ञानिक विधि होगी। फिर देखेंगे व्याख्या प्रणाली क्या होता है। व्याख्या प्रणाली बताया था व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली या समीक्षा प्रणाली, और इसी को क्या कहते हैं, परंपरागत प्रणाली भी कहते हैं। व्याख्या प्रणाली को ही परंपरागत प्रणाली कहते हैं। परंपरागत प्रणाली या प्राचीन प्रणाली, ये प्राचीन समय से चलती आ रही है, इसीलिए इसको परंपरागत प्रणाली या फिर प्राचीन या प्रचलित प्रणाली बोलते हैं। व्यास भाष प्रणाली शुष्क प्रणाली मानी जाती है। इसी की ये उपविधियाँ हैं, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली और समीक्षा प्रणाली, जिसमें से कि व्यास और भाष प्रणाली, व्यास या भाष, इसका शुष्क प्रणाली मानी जाती है और ये उच्च माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी होती है। फिर देखेंगे पद शिक्षण की पाठ योजना। आपको पहले मैंने गद्य शिक्षण की पाठ योजना बताई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि पद शिक्षण की पाठ योजना इनमें से कौन सी है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते पद शिक्षण की इनमें से कौन सी पाठ योजना नहीं है। अगर नहीं है तो आपको तीन ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन आपका अलग आएगा जो आपकी नहीं होगी। देखते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले आपके आइए प्रस्तावना। गद्य में भी प्रस्तावना थी और पद शिक्षण की पाठ योजना में भी प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना या पाठो स्थापना, इसका मतलब पूर्व ज्ञान। जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो, जब भी आप कक्षा में क्लास लेते हो, तो सबसे पहले आप जानते हो कि बच्चे को क्या क्या आ रहा है। इस सब्जेक्ट की क्लास, एक टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे होते हैं, जैसे कि आप भारत के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले आप क्या चेक करो कि इसे भारत जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं
और वो राज्य कहाँ पर है, ये सब आप जानकारी पहले लो कि इस बच्चे में कितनी जानकारी है, उसका पूर्व ज्ञान कितना है, मतलब जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी नॉलेज, उस बारे में उसकी नॉलेज कितनी है, ये सब हम चेक करेंगे। उसे बोलते हैं पूर्व ज्ञान या प्रस्तावना रखेंगे। ठीक है। उसके बाद उद्देश्य कथन देखेंगे। फिर देखेंगे प्रस्तुतिकरण। फिर प्रस्तुतिकरण मतलब आप नवीन ज्ञान को स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे उस बच्चे को सिखाने के लिए। उसमें क्या होता है, प्रस्तुतिकरण को विषय स्थापना भी बोलते हैं। और प्रस्तुतिकरण में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है आदर्श वाचन, फिर आएगा अनुकरण वाचन, फिर आएगा अशुद्धि संशोधन, और फिर आता है काठिन्य निवारण। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आपका आता है, पहले आप आदर्श वाचन क्या होता है। आदर्श वाचन जो एक शिक्षक के द्वारा होता है, लय यति गति के माध्यम से। शिक्षक जो भी पढ़ाता है आपको, जो भी समझाता है, कविता बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो उसे आदर्श वाचन बोलते हैं। वो एक लय या गति या यति के माध्यम से बोलता है और उसको आदर्श वाचन कहते हैं। अनुकरण वाचन क्या होता है, जो भी शिक्षक बोलता है उसका बच्चा अनुकरण करता है, सीखता है। ठीक है। देख के अपने अंदर उतारता है, उसको अनुकरण वाचन कहते हैं, और ये छात्रों के द्वारा होता है। ठीक है। अशुद्धि संशोधन और काठिन्य निवारण, जो भी बच्चों को समस्या आएगी या फिर बच्चा अशुद्धि करेगा, उसका निवारण कौन करेगा, एक शिक्षक करेगा, इसीलिए ये शिक्षक के द्वारा होता है। फिर देखेंगे पाठ प्रवर्धन प्रश्न। उसके बाद देखेंगे पाठ प्रवर्धन प्रश्न। इसमें भी दो भाग होते हैं, एक भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं और दूसरा होता है सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। फिर देखेंगे सार कथन, या इसी को अध्यापक कथन कहते हैं। सार कथन को ही अध्यापक कथन भी कहते हैं। फिर आप देखेंगे तुलना, कविताओं के बीच तुलना होती है, उसके समान भाव वाली कविताओं के बीच तुलना की जाती है, उसी को तुलना कहते हैं। उसके बाद देखिए सस्वर वाचन या सामवेद वाचन। आपको बताया था सामवेद वाचन क्या होता है, सस्वर वाचन या सामवेद वाचन, जिसमें कि छात्र और अध्यापक दोनों समूह में रह के वाचन करते हैं, उसी को हम सामवेद वाचन या सस्वर वाचन कहते हैं। और सामवेद वाचन इस विधि का प्रमुख माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पद विधि का प्रस्तुतिकरण में सबसे प्रमुख कौन है, तो क्या होगा, सस्वर वाचन या सामवेद वाचन। उसके बाद आपका आता है 8वां पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न या अभ्यास प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न या अभ्यास प्रश्न। ठीक है। लास्ट में आपका होता है पुनरावृत्ति होती है, मूल्यांकन आपका किया जाता है कि आपने कितना सीखा है, इतना जो भी सिखाया आपने उसमें से कितना आपको समझ आया, आप कितना सीख पाए हो। अभ्यास प्रश्न आपको करवाए जाते हैं कि जो मैंने सिखाया है वो घर पे अभ्यास प्रश्न करके आना। अभ्यास प्रश्न करवाने का फिर आपको लास्ट में गृह कार्य दिया जाता है। उसमें भी आपको जो गद्य शिक्षण में है उसमें भी आपको लास्ट वाला गृह कार्य था, उसमें भी लास्ट गृह कार्य है। गद्य पद में दोनों में पाठ योजना है, कुछ बहुत कॉमन है, सेम है, बट कुछ अलग है, वो आपको देखनी है कि अलग कौन सी है और सेम कौन सी हैं। ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद ना आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और नेक्स्ट क्लास कल होगी, और कल संडे है तो कल प्रैक्टिस क्लास रिवाइज करवाऊंगी। जितने भी अभी तक 4 क्लास मैंने ली है तो उन सभी का रिवीजन करवाएंगे। थैंक यू।